हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज फिर हम अपना संविधान का स्रोत शुरू करते हैं। इससे पहले हम यूएसए से क्या क्या लिया गया है वो सारे वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब बारी है किसकी? तो ब्रिटेन की। ब्रिटेन बोले तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीज़ लिए गए हैं, लेकिन हम उसको टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे कि वो टॉपिक में ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन संविधान के स्रोत से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज तक इससे क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे। तो पहले हम इस सभी को हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली, दुनिया को संसदीय शासन प्रणाली, जो किसी भी देश में अगर शासन व्यवस्था चलता है तो वो किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा चलेगा। अब संसद क्या है, ये सारी वीडियो हम अब डालने वाले हैं, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में हम बता देंगे। तो हमारे देश में जो भी कानून, चाहे कोई भी देश हो, अगर उस देश का कानून अगर कहीं पर बनेगा तो वो एक संसद ही होता है। यानी संसद का काम ही होता है कानून बनाना और उसे लागू करने का कार्यपालिका का और उसका न्यायपालिका का। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं किसी भी देश का शासन जो चलता है ना, वो संसद के द्वारा ही चलाया जाता है। तो इसकी शुरुआत ये देने वाला प्रथम देश अगर कोई होगा, संसदीय शासन प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत अगर किसी ने किया है तो वो कौन है? वो ब्रिटेन ही है। और उसी को देखकर हमने क्या है, संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाया। और भारत में आज क्या सब चलता है, कोई भी कानून बनता है तो किसके द्वारा बनता है? तो संसद के द्वारा ही बनता है। पूरे देश के लिए कानून की कौन बनाता है? तो संसद। यानी संसद के द्वारा ही हमारे देश में कोई भी कानून बनता है और कोई भी शासन प्रणाली चलती है। तो यही चीज़ हम क्या है, संसदीय शासन प्रणाली हम किससे लिए हैं? ये ब्रिटेन से लिया है। अब देखते हैं एकल नागरिकता। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एकल नागरिकता दो तरह के होते हैं। दो तरह के ऐसे देश हो सकते हैं, एक एकल वाला होगा या एक से अधिक वाला भी हो सकता है। एक से अधिक, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी क्या है? एकल नागरिकता है। अब कहने का क्या हुआ, एकल नागरिकता होता क्या है? तो देखिए समझाते हैं। एकल नागरिकता का मतलब है, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? भारत का नागरिक है। लेकिन अगर ये भारत की नागरिकता इसके साथ है, भारत का ही नागरिक जाके किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लिया, मान लीजिए कि अमेरिका का ले लिया, अमेरिका के ले लिया, तो भारत में कैसी व्यवस्था है? एकल नागरिकता प्रणाली। तो उज्जैनाइते इसी देश का, भारत का ही नागरिक अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता लेगा तो उसका ऑटोमेटिक क्या खत्म हो जाएगा? भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और एक परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि दूसरे देश का व्यक्ति भारत में अगर नागरिकता लेता है तो वो ओकर देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ओनली फॉर भारत का नागरिक वो कहलाएगा। तो भारत में एकल नागरिकता चलता है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब एक से अधिक वाले में, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे यूएसए हो गया, नीदरलैंड हो, कनाडा, यहाँ से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक से अधिक देश भी, मतलब एक से अधिक देशों का भी नागरिकता रहता है, यहाँ पर चलता है। वहाँ पर आप यूएसए का भी नागरिक हो जाइए, नीदरलैंड का भी हो जाए, कनाडा का भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक से अधिक नागरिकता भी चलता है, लेकिन भारत में कैसी चलती है? तो एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी कैसे चलता है? तो एकल नागरिकता चलता है। एकल नागरिकता का मतलब आप समझ गए कि यानी एक व्यक्ति या तो भारत का नागरिक हो सकता है या तो कहीं का भी हो सकता है। यानी भारत का नागरिक अगर बाय द वे कहीं पर जाके नागरिकता ले लिया तो उसका नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो भारत में कैसी नागरिकता चलती है? तो एकल नागरिकता। ये चीज़ भी हम ब्रिटेन को ही देख कर लिए हैं। अब आते हैं मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल तो खैर बढ़िया से पढ़ना ही है, लेकिन समझ लेते हैं ऐसे थोड़ा से वे में। जैसे चीफ मिनिस्टर, राज्य में चीफ मिनिस्टर और देश में पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल का क्या व्यवस्था है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर कानून बनाना हो, चाहे किसी चीज़ पर डिस्कशन करना हो ना, तो वो मंत्रिमंडल में ही डिस्कशन होता है। मतलब डिस्कशन की बात है, और वो प्रस्ताव संसद में जाता है। ठीक है। कोई भी चीज़ पर विचार विमर्श अगर कहीं पर कुछ भी होगा ना, वो मंत्रिमंडल में होगा।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उसमें बहुत सारे मंत्री सब रहते हैं, मंत्रीगण रहते हैं। मंत्रिमंडल का मतलब समझे, बहुत सारे मंत्रियों का एक समूह है, क्या कहता है, मंत्रिमंडल। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं तो मंडली बना के रहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, अपनी भाषा में कहते हैं मंडली बना के कह रहा है। तो उसी तरह बहुत सारे मंत्री एक साथ रहते हैं तो उसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। उस पीएम के लिए भी मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है और सीएम के लिए भी, यानी प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए भी मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा द्विसदनवाद देखते हैं। अब देखिए क्या होता है द्विसदनवाद। अब थोड़ा एक बार और थोड़ा सा देखते हैं द्विसदनवाद क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए क्या होता है, संसद की अगर बात की जाए तो एक चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जल्द ही हम संसद पर भी वीडियो लाने वाले हैं, विधानमंडल पर भी वीडियो जल्द ही लाने वाला है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका देखेंगे धीरे धीरे। तो अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। चलिए, जैसे संसद 3 चीज़ से मिलके बनता है संसद। कौन? तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट तो एकमात्र व्यक्ति है, हुए मतलब राष्ट्रपति हुए, तो उसकी बात हम रहे थे। यहाँ देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा विधानमंडल। अब क्या होता है सब बताते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल भी 3 तरह से मिलके बनता है। कैसे? तो गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अभी जगह नहीं है तो इतना ही, बस इतना। पहले द्विसदनवाद क्या होता है वो हम समझा रहे हैं, तो इसको पहले समझते हैं। पहले तो हमको यही नहीं समझ में, अभी आप कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं है कि संसद क्या है, विधानमंडल क्या है। बस सिंपल सा में ये समझ लीजिए, ऐसे तो हम इसको बताएंगे ही बढ़िया से, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि संसद जो होता है ना, वो देश के लिए कानून बनाता है। दोनों का काम वही है। संसद क्या करता है? पूरे देश के लिए कानून बनाता है। और विधानमंडल जो होता है वो राज्यों के लिए कानून बनाता है। यानी हमारे पास अभी टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में क्या होगा? विधानमंडल होगा। और संसद केवल एक ही है हमारे देश में, जो दिल्ली में है। संसद की संख्या केवल एक ही है, ठीक है। लेकिन विधानमंडल प्रत्येक राज्य में, लेकिन इसका काम भी कानून बनाना है और इसका काम भी कानून बनाना है। और दोनों का काम कानून बनाना है। तो इसका जैसे कोई राज्य का स्पेशल कोई कानून बनाएगा तो उसी राज्य में लागू होगा, न कि और किसी राज्य में। लेकिन अगर संसद कानून कोई बनाएगा तो वो किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश में लागू होगा। तो बात समझ गए कि विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाता है और संसद देश के लिए कानून बनाता है। बस इतने समझिए आप फिलहाल के लिए अभी। और पहले हम द्विसदनवाद देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये लोकसभा राज्यसभा को ही देखते हैं तो इसको कहते हैं सदन, एगो कहते हैं उच्च सदन, एगो कहते हैं निम्न सदन। मतलब 2 सदन हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 2 सदन है, 2 सदन है इसमें। उसी तरह अब विधानमंडल में आते हैं तो यानी हम संसद को क्या कह सकते हैं? पहले यहाँ पर संसद को समझ, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद को हम क्या कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। संसद में कैसी व्यवस्था है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी 2 सदन की बात हो गया, तो वही तो है द्विसदनवाद। अब आते हैं अगला। अब विधानमंडल में देखते हैं। विधानमंडल में विधानसभा सीटें भी है और विधान परिषद सीटें भी है। यानी यहाँ भी 2 सदन का बात हुआ ना, तो 2 बॉडी की बात होगा, तो इसको भी तो हम 2 सदन कह सकते हैं। यानी 28 राज्य में से केवल 6 राज्य है जिनमें 2 सदनवाद है। यानी विधान परिषद सब राज्य में नहीं है, केवल 6 ही राज्य में है, बाकी बात और कहीं नहीं। तो इसको भी आगे हम देखेंगे। लेकिन आप समझ गए कि 2 सदनवाद हो गया, क्या हो गया? लोकसभा हो और राज्यसभा हो अपने संसद में है तो उसको कहते हैं द्विसदनात्मक है। जैसे बिहार की बात की जाए तो बिहार में क्या है? विधानसभा सीटें भी है और विधान परिषद सीटें भी है। यानी बिहार का जो विधानमंडल जो होगा उसको 1 सदनात्मक कहेंगे कि 2 सदनात्मक कहेंगे?
तो उसको हम द्विसदनात्मक, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे राज्यों में क्या है कि विधान परिषद नहीं है, तो उसको क्या हम द्विसदनात्मक कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल एक के वो विधानसभा सीट होता है। लेकिन बिहार में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी विधान परिषद भी है। इसलिए बिहार हो गया, बिहार, यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद सीट है, लेकिन बाकी बात और कहीं भी नहीं है। तो आप समझ गए कि यही सा 2 सदन वाला होता है, यानी दोनों का काम क्या है? कानून बनाना है। तो हम 2 सदन तो रखते ही हैं, ज़रूरत पड़ने पर रख ही लेते हैं। तो यही होता है सदन। आज जिसमें 2 हो जाएगा वो क्या होगा? द्विसदन। तो उसे कहते हैं द्विसदनवाद। तो हम ब्रिटेन से देख लिए कि क्या क्या लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब आगे हम देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ब्रिटेन से हो गया, अब देखते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ही आप याद रखिएगा। देखिए क्या है? आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? अभी और भी बहुत सारे 2-3 को और लिए गए हैं, ठीक है, उसको भी उसको फिलहाल अभी छोड़ के चलते हैं। जब चैप्टर उसका पढ़ाएंगे ना तब उसमें बता देंगे, काहे कि उसमें नहीं पूछा जाता है कभी क्वेश्चन, काहे कि उसका व्याख्यापूर्ण चीज़ें हैं जो ली गई है आयरलैंड से, लेकिन व्याख्यापूर्ण कभी नहीं पूछता है। बस शर्त ये है, आप याद रखिएगा कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है अभी बताते हैं। निर्देशक तत्व, अब इसको पहले देख लेते हैं। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, किस लिए उसको देख लेते हैं। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य को मतलब किसी भी विषय पर कानून बनाने या फिर केंद्र से बिना आज्ञा के उसको जो विषय मिला हुआ है उस पर वो आसानी से कानून बना सकता है, ठीक है। और उसमें मतलब राज्य अपने राज्य में जो भी अपना जनता का जो भी ख्याल रखना होता है, चाहे राज्य अपने मन चाहे तरीके से संविधान के अंडर ही रहकर काम जो करता है ना, उसी को हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी एक छोटे से शब्दों में हम कह सकते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है, यानी सभी राज्यों के लिए है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने लिए फैसला ले सके, ठीक है। तो बस यही समझिए, ये राज्यों के लिए स्पेशल है, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ से लिए हैं, हम लिए हैं आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड भी कहीं से लिया गया है। आयरलैंड अगर पूछेगा तो बाय द वे तो वो स्पेन से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड ने लिया है स्पेन से, हमने क्या लिया है तो भारत ने लिया है आयरलैंड से। तो भारत की बात कहेगा तो आप लगाइएगा आयरलैंड, ठीक है। और कहेगा कि आयरलैंड कहाँ से लिया है तो आयरलैंड लिया हुआ है स्पेन से। इसको भी आप जरूर देख लीजिए। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रिया एगो होता है, एगो ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला है, ऑस्ट्रिया नहीं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे क्या है कि अभी हम पिछले वीडियो में क्या देखे हैं कि यूएसए से क्या लिए थे, यूएसए से हम खाली प्रस्तावना लिए थे, ओनली फॉर प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा कहे, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रस्तावना की भाषा, अगर भाषा की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन खाली बोलेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो हम से लिए हैं यूएसए से, ठीक है। बस दूसरा नंबर में ऑस्ट्रेलिया में ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान, चाहे समवर्ती सूची लिखते हैं, चलिए समवर्ती सूची। अब क्या होता है, पहले हम 3 सूचियों को देख लेते हैं। ऐसे तो सबको डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या होता है समवर्ती। देखिए हमारे पास 3 गो सूची है, कौन कौन है, एक संघ सूची है, सूची यहाँ पर लिखते हैं सूची, ठीक है। और इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। क्या क्या होता है, देखिए एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है और एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब क्या होता है, देखिए संघ सूची में बहुत सारे विषय दिए गए हैं, लगभग 100।
तो उस पर संघ मतलब क्या, इस पर भारत सरकार ही कानून बना सकता है, ठीक है। और राज्य को भी एक लिस्ट मिला गया है कि इसी पर तुम कानून बना सकते हो, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार ओनली फॉर राज्य का, उसके लिस्ट में जिसका नाम हो, जो चीज़ का नाम होगा उस पर राज्य ही कानून बनाएगा, और जो संघ के लिस्ट में नाम होगा वो केवल संघ ही बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों का मुठभेड़ हो जाता है, तो उसको रखा जाता है समवर्ती सूची में। यानी समवर्ती सूची में अगर कोई विषय दिया होगा ना, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा है, अभी शिक्षा क्या है, समवर्ती, तो शिक्षा पर कोई भी कानून बनाएगा तो मान लीजिए कि ये समवर्ती भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन संघ में जो है, संघ को जो विषय मिला हुआ है वो राज्य नहीं बना सकता है, और राज्य का जो विषय मिला हुआ है उस पर संघ भी नहीं बना सकता है, कभी नहीं। लेकिन समवर्ती सूची में जो लिस्ट में नाम है ना, उस पर आप राज्य भी बना सकता है और संघ भी, दोनों बना सकता है। लेकिन बाय द वे एक ही चीज़ पर दोनों कानून बना दिया तो वो केंद्र का ही माना जाए, यानी भारत सरकार का ही बात माना जाएगा ना। समवर्ती सूची कहने का मतलब हुआ कि इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी बना सकता है, तो वही होता है समवर्ती सूची। समझ गए? चलिए, अब ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला देश देखिए उससे क्या लाया गया। अब देखते हैं जर्मनी से क्या लाया गया। तो देखिए जर्मनी में जैसे आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, संबंधी शक्ति। देखिए ये पूछने जाने को तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है आपातकाल। देखिए आपातकाल 3 तरह के लगते हैं। कौन कौन होते हैं आपातकाल? ये 3 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और एक होता है राष्ट्रपति शासन, इसको भी आपातकाल कहते हैं। एक होता है वित्तीय आपातकाल। हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को पहले ही जिक्र कर चुके हैं। देखिए पहले हम समझते हैं आपातकाल कहने का मतलब कोई नहीं आपातकाल है न, स्पेशल इस तीनों में से किसी एक का जिक्र नहीं किया गया। ये तीनों क्या है आपातकाल की लिस्ट में आते हैं, तो आपातकाल के यहाँ खाली जिक्र हुआ है। यानी तीनों में से कुछ लगेगा ना, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आपको कुछ मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। जैसे आप कहीं भी बिना पूछे जा नहीं सकते, जैसे अभी लॉकडाउन में आपको पता चल ही गया होगा, तो वो क्या है मौलिक अधिकार, यानी आपको घूमने फिरने की आज़ादी को छीन ली जाती है। तो वो हमारा मौलिक अधिकार है, घूमना फिरना या फिर कहीं जाकर किसी पर अभिव्यक्ति को बोलना, एक जगह इकट्ठा होना, है ना, ये सब हमारा मौलिक अधिकार। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जब कोई अपना भारत का युद्ध किसी दूसरे देश के से अगर युद्ध हो रहा हो तो उसमें लगता है राष्ट्रीय आपात का। और राष्ट्रपति शासन किसी विशेष राज्य में लगता है। जैसे मान लीजिए कि यूपी राज्य, वहाँ का मुख्यमंत्री कहने लगे कि हमको भारत में न रह हमको अलग देश बनाना, ठीक है, तो यानी राष्ट्र विरोधी बात अगर बोलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यानी वहाँ का सरकार सीधे ख़त्म। अब वहाँ पर सीधे राष्ट्रपति के अंदर में चलेगा, तो वहाँ पर भी क्या, वहाँ के लोगों पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो मौलिक अधिकार क्या हो जाए, कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। वित्तीय आपात बताए हैं कल ही कि कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। तो वित्तीय आपात मतलब समझ रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जब खत्म हो जाता है तो हमको लगता है वित्तीय आपात। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि भारत के सभी लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। सभी मौलिक अधिकार नहीं छीने जाते हैं, बशर्ते आपको एक जगह इकट्ठा होने का, ठीक है, कहीं बाहर जाके बोलने का या फिर कहीं बाहर घूमने उमने का आज़ादी छीन लिया जाता है। यानी कुछ रिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है कि आपको इससे बाहर नहीं निकलना है, इससे एरिया से बाहर नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना,
यानी आप पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती है, और लगाते कौन है? तो राष्ट्रपति। इन्हीं आपातकाल की स्थितियों में लगाते हैं। तो ये चीज़ हम कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देख लेते हैं आखिरी वाला देश है। ठीक है, और भी बहुत सारे देश है, लेकिन और तीन वो देश और बच गए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन इसके जस्ट बाद वीडियो हम अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले अब रूस का देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट इससे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसी सबको अभी देख रहे हैं। तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होगा। मौलिक कर्तव्य, देखिए हम मौलिक अधिकार का भी नाम सुने हैं। मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य का, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात क्या है ना, तो वो रूस से लिया गया। अब मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका बोले, अमेरिका देश यानी यूएसए। ठीक है, ये दोनों हमेशा ध्यान रखिए। क्यों? देखिए यहाँ पर थोड़ा देर, अब मौलिक अधिकार तो हमको पता चल गया है क्या क्या होता है, मतलब नॉर्मल वे में हम समझ लिए। आप आज़ादी से घूमने फिरने, इधर कहीं भी जाने, बोलने, संगठित होने एक साथ, तो ये सब क्या है कि मौलिक अधिकार है मेरा। ये मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन एक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिया गया है अपने देश के प्रति, यानी देश सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और भी बहुत सारे चीज़ जो आपको स्वच्छता बनाए रखना है, अपने देश के झंडा को हमेशा इज्जत देना है, और बहुत सारे चीज़। और उसके बाद है जो संसद की क्या है, संसद की सर्वोच्चता हमेशा को कायम रखना। ये सब क्या है? ये हमारा फ़र्ज है। फ़र्ज को ही हम सब कर्तव्य करते हैं, यानी नागरिकों का वो फ़र्ज है। टोटल अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। अब 11 को हम जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे 51A, तो उसमें सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बस यही था। ये था कुछ संविधान के इम्पोर्टेंट विदेशी स्रोत जो डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर बाय चैप्टर है उसको अब हम शुरू जल्द करेंगे। भूगोल का भी करेंगे, और हिस्ट्री का, और वर्ल्ड और इंडिया दोनों लेवल का शुरू होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।